तो अब हमने बात करनी है अबाउट पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। ठीक है, अब पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स की हेडिंग के अंदर फर्दर दो क्लासिफिकेशन हैं इसकी। अब पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स या तो एल्डोस्टिरोन के एंटागोनिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, एल्डोस्टिरोन एंटागोनिस्ट, क्योंकि एल्डोस्टेरोन हमारी बॉडी में से जो है वो सोडियम को एब्जॉर्ब करवाता है और पोटेशियम को एक्सक्रीट करवाता है बॉडी से। ठीक है, जब इसी के एंटागोनिस्ट बॉडी में एडमिनिस्टर हो जाएंगे तो पोटेशियम की एक्सक्रीशन नहीं होगी। देन आपके पास एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, सोडियम चैनल को जब हम ब्लॉक कर देते हैं तब भी आपके पास पोटेशियम हमारी बॉडी में स्पेयर हो जाता है। अब एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट के अंदर कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? स्पाइरोनोलैक्टोन एंड एप्लीरेनोन, स्पाइरोनोलैक्टोन एंड एप्लीरेनोन। और आपके पास एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में क्या चीज़ आ जाती है? ट्राइएम्पटेरिन एंड अमाइलोराइड। क्या आ रहा है? ट्राइएम्पटेरिन एंड अमाइलोराइड। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बॉडी में कैसे। अच्छा ठीक है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स का आपको मैंने ये नहीं बताया कि ये कहाँ पे एक्ट करते हैं। इन्होंने एक्ट करना होता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करते हैं सोडियम पोटेशियम, जहाँ पे ट्रांसपोर्टर होता है। अब देखो, इस ट्रांसपोर्टर जो सोडियम का चैनल ब्लॉकर है इसको तो ये ब्लॉक करेगा। एल्डोस्टेरोन क्या करेंगे वो मैं भी आपको बताती हूँ। अब देखो, अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि पहली बात है कि जो स्पाइरोनोलैक्टोन जो एप्लीरेनोन होते हैं ना, ये सिंथेटिक स्टेरॉइड्स होते हैं। पहले क्या बात मैंने आपको बताई, जो स्पाइरोनोलैक्टोन है एंड एप्लीरेनोन है, ये सारे ये क्या हैं आपके पास? सिंथेटिक स्टेरॉइड्स हैं। ठीक है, अब सिंथेटिक स्टेरॉइड्स हैं और आपके पास एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करते हैं और एल्डोस्टेरोन के वहाँ पे बाइंड नहीं कर देते, मतलब उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हैं या एंटागोनाइज कर रहे हैं। यही आप कह सकते हो ना कि उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हैं या एंटागोनाइज कर रहे हैं। क्या बात की मैंने? सिंथेटिक स्टेरॉइड्स हैं, एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर पर जाके एंटागोनिस्ट के जैसे काम करते हैं। ये बात हो गई। अब आपके पास होना क्या है? होना ये है कि सपोज़ आपके पास ये एक मेम्ब्रेन थी जिस पे आपके पास एल्डोस्टेरोन का रिसेप्टर था। ठीक है, इस एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर के ऊपर जाके जब आपके पास स्पाइरोनोलैक्टोन या एप्लीरेनोन आके बाइंड करेंगे ना, देखो अगर नॉर्मल एल्डोस्टेरोन जब बाइंड करती है ना तो इसकी यहाँ से ट्रांसलोकेशन होती है टुवर्ड्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे जाकर डीएनए को स्टिमुलेट करके आपके पास ट्रांसलेशन जो ट्रांसलेशन होती है, ऐसे प्रोटीन्स प्रोड्यूस होती हैं जो कि आपके पास सोडियम और पोटेशियम के जो आपके पास यहाँ पे ट्रांसपोर्टर है ना, इसको स्टिमुलेट करती हैं। ठीक है, मैंने क्या बात की, जब नॉर्मल एल्डोस्टेरोन इस रिसेप्टर पे एक्ट करता है तो इस रिसेप्टर की ट्रांसलोकेशन होती है टुवर्ड्स न्यूक्लियस, वहाँ पे पर्टिकुलर पार्ट ऑफ डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन देन ट्रांसलेशन होती है और जो प्रोटीन्स बनती हैं ना, सोडियम पोटेशियम जो आपके पास ट्रांसपोर्टर भरा हुआ है उसको स्टिमुलेट करती हैं। जब वो स्टिमुलेट होगा तो सोडियम अंदर और पोटेशियम बाहर जाएगा, यही होता है। स्पाइरोनोलैक्टोन एप्लीरेनोन जब इस पर एक्ट करते हैं तो इसको इनहिबिट कर देते हैं, इसको ब्लॉक कर देते हैं। जब ब्लॉक हो जाता है ना तो ये जो रिसेप्टर है इसकी ट्रांसलोकेशन नहीं होती है टुवर्ड्स न्यूक्लियस। ठीक है, जब इसकी न्यूक्लियस में जब ट्रांसलोकेशन हुई नहीं है तो प्रोटीन्स भी नहीं बनेंगी वो वाली जो कि इस जो ट्रांसपोर्टर है इसको स्टिमुलेट कर सकें। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली ये ट्रांसपोर्टर हो तो इनहिबिट ही रहा है ना, क्योंकि ये स्टिमुलेट नहीं हो रहा तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, पोटेशियम की एक्सक्रीशन नहीं होगी, तो पोटेशियम हमारी बॉडी में स्पेयर हो जाएगा। ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन एंड एप्लीरेनोन, वो जो कि क्या है? एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है। समझ में आ गई। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि इसमें जो स्पाइरोनोलैक्टोन और एप्लीरेनोन के बारे में दोनों में एक डिफरेंस ये होता है कि एप्लीरेनोन जो होता है ना आपके पास वो सेलेक्टिव होता है और सिर्फ एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा। लेकिन जो स्पाइरोनोलैक्टोन है वो उतना सेलेक्टिव नहीं है, उसके वो एंड्रोजन जो रिसेप्टर्स उन पर भी बाइंड करेगा, वो प्रोजेस्टेरोन के रिसेप्टर्स पे भी बाइंड करेगा। ये बात ठीक है। अब आगे आ गया कि इसके एक्शंस में सिर्फ यही लिखा हुआ है कि आप एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करते हैं तो जिसकी वजह से सोडियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, जिसकी वजह से डायूरेसिस होती है। ठीक है, डायूरेसिस के बारे में हमने बता देना है। और ये भी बताया हुआ है कि आपके पास कुछ एडिमेटेड स्टेट्स होते हैं। एडिमेटेड स्टेट्स ऐसे जिसमें आपके पास ब्लड में एल्डोस्टेरोन का लेवल भरा होता है, तो ज़्यादा एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है वो सोडियम की रिटेंशन करवाते हैं। ठीक है, जो स्पाइरोनोलैक्टोन वगैरह क्या करवा रहे होते हैं, एल्डोस्टेरोन की एक्टिविटी को कम करते हैं, जिसकी वजह से सोडियम की रिटेंशन भी नहीं होती, डायूरेसिस होती है और एडिमा की सिचुएशन भी प्रिवेंट हो जाती है। ठीक हो गया। अब आ जाता है आगे इसके थेराप्यूटिक यूजेस। इसके थेराप्यूटिक यूजेस 5 हैं। ठीक है, थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। इसके थेराप्यूटिक यूजेस, अच्छा इसके थेराप्यूटिक यूजेस में पहली चीज़ आती है एडिमा। अब देखो हमने जो पिछला था ना
लूप डायूरेटिक्स, उसमें भी एडिमा पर आता, हाइपरकैलेमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया पर आता। अब इसमें पहली चीज़ आ गई एडिमा। देन सेकंड चीज़ क्या आ रही है हमारे पास, हाइपोकैलेमिया। एडिमा, हाइपोकैलेमिया, देन आपके पास आता है हार्ट फेलियर, रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन एंड पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो हमारे पास ऐसे 5 चीज़ें हैं जिसमें हमने पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स लेने हैं। पहली चीज़ आ जाती है हमारे पास एडिमा, देन हमारे पास आ जाता है हाइपोकैलेमिया, देन आ जाता है हार्ट फेलियर, फिर आ जाता है आपके पास रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन एंड देन पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम।